तरफ से एसआईटी की जांच की जो समय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया है। एसआईटी को 10 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। एसआईटी को आज जांच रिपोर्ट सौंपनी थी। एसआईटी की जांच का दायरा अब बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हाथरस केस से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है कि एसआईटी की समय सीमा बढ़ा दी गई है। एसआईटी को 10 दिन का और समय दिया गया है। आज उसको रिपोर्ट सौंपनी थी सीएम को, लेकिन फिलहाल समय सीमा बढ़ा दी गई है। अभी 10 दिन एसआईटी को और दे दिए गए हैं ताकि हर पहलू को बारीकी से जांच पड़ताल की जा सके और उसके बाद रिपोर्ट को मुकम्मल किया जा सके। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, आज एसआईटी को हाथरस केस की जांच रिपोर्ट सीएम को सौंपनी थी, लेकिन ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि 10 दिन की समय सीमा और बढ़ा दी गई है। और हमारे साथ शबाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हाथरस से सुमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबाब, मैं पहले आपके पास आऊंगा। आज एसआईटी को रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन फिलहाल 10 दिन और दे दिए गए हैं एसआईटी को। बिल्कुल, देखिए, आज एसआईटी को एक सप्ताह का जो वक्त दिया गया था अपने हाथरस मामले पर जांच के लिए, वो आज पूरा हो रहा था और एसआईटी को आज अपनी रिपोर्ट जो है वो मुख्यमंत्री को सौंपनी थी। हालांकि जो अभी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कुछ तफ्तीश के एंगल जो हैं वो बचे हुए हैं, लिहाजा एसआईटी की जांच के दायरे को लगभग 10 दिन और बढ़ाया गया है। यानी कि अब एसआईटी अपनी जांच रिपोर्ट अगले सप्ताह 10 दिन के बाद पेश करेगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके से हाथरस की घटना हुई थी और जिस तरीके से एसआईटी का गठन हुआ था और एसआईटी अपने तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल कर रही थी, गृह सचिव भगवान स्वरूप की अगुवाई में ये एसआईटी की टीम जो है वो बनाई गई थी, जिसमें डीआईजी चंद्र प्रकाश और एसपी पूनम जो थे वो इस एसआईटी केस की जांच कर रही थी। इसके अलावा एसआईटी ने तमाम बिंदुओं पर जांच पड़ताल की थी और एसआईटी की टीम जो हाथरस का चंदपा गांव है, जो पीड़िता का गांव है, वहां भी गई थी और सबके बयान जो है वो दर्ज किए गए थे। परिवार के बयान दर्ज किए गए थे। तमाम चीज़ों पर तफ्तीश की गई थी, लेकिन शायद किन्हीं बिंदुओं पर जो है वो जांच पड़ताल कम रही होगी या उनको और वक्त चाहिए होगा अपने सारी चीज़ों को सामने रखने के लिए। लिहाजा प्रमुख सचिव गृह के आदेश के बाद जो है अनुरोध के बाद जो है वो 10 दिन की जांच रिपोर्ट के दायरे को और बढ़ाया गया है। यानी कि एसआईटी अब 10 दिन के बाद मुख्यमंत्री के सामने हाथरस मामले की अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश करेगी। अमित, ठीक है शबाब, आप बने रहे हमारे साथ। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, वो दर्शकों को बता दें। पीड़ित परिवार को सुरक्षा जो दी गई है उसे बढ़ा दिया गया है। हाथरस में पीड़ित परिवार की सुरक्षा बढ़ाई गई है। पीड़ित परिवार की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे थे। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी अब लगा दिया गया है। आने जाने वालों की एंट्री रजिस्टर में दर्ज की जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार इस बात की आशंका कई लोगों की तरफ से जाहिर की जा रही थी कि पीड़ित परिवार की जान को खतरा हो सकता है, लिहाजा सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। घर के बाहर मेटल डिटेक्टर भी लगाया गया है। मतलब ये कि हर आने जाने वाले को मेटल डिटेक्टर से होकर गुजरना होगा और साथ ही रजिस्टर में उसकी एंट्री भी दर्ज की जाएगी। सुमित हमारे साथ हाथरस से जुड़े हुए हैं। सुमित, क्या जानकारी है इसके बारे में? जी अमित, आपको बता दूं, जिस तरह से लगातार ये पीड़ित परिवार द्वारा आरोप लगाए जा रहे थे उनकी सुरक्षा को लेकर कि हमारे साथ कभी भी कोई भी घटना घट सकती है, हमारे लिए सुरक्षा नहीं है, उसको लेकर हाथरस जिला प्रशासन ने लोकल इंटेलिजेंस की भी इनपुट के हिसाब से एडीजी आगरा अजय आनंद, आईजी अलीगढ़ पीयूष मौर्य लगातार इस पूरे मामले को लेते हुए यहाँ पर जनपद हाथरस में कैंप किए हुए थे। उसके ही मद्देनजर पीड़ित परिवार के घर के बाहर मेटल डिटेक्टर लगाया गया है। कुछ पुलिसकर्मियों को वहाँ उनकी सुरक्षा में अतिरिक्त से तैनात किया गया है। उसके अलावा जो भी नेता, जो भी दल पीड़ित परिवार से मिलने आता है, उन सबकी एंट्री रजिस्टर में नाम और वो सब दर्ज करने की भी वहाँ पर व्यवस्था की गई है, आदेश दिए गए हैं। अगर हम ताज़ा बात इस मामले में करते हैं कि जिस तरह से एसआईटी को लगभग 7 दिन अभी उस पूरे मामले में जांच करते हुए हैं, शासन द्वारा उनको अतिरिक्त 10 दिन का समय और दिया गया है। एसआईटी इसमें हर पहलू पर जाँच कर रही है। पीएफआई के जुड़े होने की भी इसमें बात सामने आई थी। उसके बाद से लगातार एसआईटी कल सुबह दाह संस्कार स्थल पर भी गई थी, फॉरेंसिक टीम भी गई थी। जैसे कोविड का भी खतरा लगातार बढ़ गया है, उसके मद्देनजर भी सभी लोगों के सैंपल वहाँ पर लिए जा रहे हैं। पूरी तरह से पूरे इलाके को सैनिटाइज कराया जा रहा है। फोर्स की अगर बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को अगर बात करते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर अभी पूरी तरह से पुलिस के नियंत्रण में है। अभी इस पूरे मामले में वो शासन और लोकल इंटेलिजेंस पूरी तरह से निगाह बनाए हुए हैं। अमित, बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर यह है कि एसआईटी की जो जांच की समय सीमा है उसे 10 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब 10 दिन एसआईटी को और दिए गए हैं। अलग अलग एंगल से पूरी जांच को मुकम्मल करना है और उसके बाद सीएम को रिपोर्ट सौंपनी है। अजीत हमारे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ चुके हैं। अजीत, 10 दिन का समय और मिल गया है एसआईटी को, क्या कारण है इसके पीछे?
देखिए, बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को इंश्योर करना चाहते हैं कि जांच में कोई कमी ना रह जाए। एसआईटी की तरफ से कहा गया था कि 7 दिन का समय उनको पर्याप्त नहीं लग रहा है, जिसके बाद देर रात मुख्यमंत्री के निर्देश पर अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी की तरफ से एसआईटी टीम की जो जांच है उसके दायरे को बढ़ाएगा और कहा गया कि एक एक बिंदु पर जांच की जाए, कोई बिंदु छूटे ना, पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को जिससे सौंपी जा सके। तो उसके तहत 10 दिन का वक्त बढ़ा दिया गया। हालांकि जो एसआईटी के मुखिया हैं, भगवान स्वरूप जो सचिव हैं, डीआईजी चंद्रप्रकाश, सभी लोग हाथरस गए थे और अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। वहीं पर इन्होंने डेरा डाला हुआ। तो अब उनके जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है कि जो और भी उसमें पुलिसकर्मी शामिल हैं उनके भी बयान दर्ज करने हैं, वादी प्रतिवादी के बयान दर्ज करने हैं। तो सभी बिंदुओं को देखते हुए उनकी जो समय सीमा है उसको 8 से 10 दिन के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि आज ये रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जानी थी, लेकिन क्योंकि समय कम था और सारी जो बयान थे जो उनको जितना वक्त चाहिए था उनके हिसाब से नहीं मिल पा रहा था, लिहाजा सीएम के निर्देश पर एसआईटी की जांच के दायरे को बढ़ाते हुए उन्हें 10 दिन का और समय दिया गया आज से। बहुत शुक्रिया अजीत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। महाबहस में विस्फोटक खुलासा हुआ है। पीड़ित परिवार से आरोपी की बातचीत हुआ करती थी। कॉल डिटेल से इस बात का खुलासा हुआ है। पीड़ित परिवार ने अपना नंबर पहचाना है। पीड़ित परिवार ने यह माना है कि कॉल डिटेल में जो नंबर है वो उनका है। महाबहस कार्यक्रम में बड़ा खुलासा हुआ। न्यूज़ 18 के पास कॉल की पूरी लिस्ट मौजूद है। पीड़िता के भाई और आरोपी संदीप के बीच बातचीत हुआ करती थी। अक्टूबर 2019 से मार्च 2020 के बीच बातचीत की बात सामने आई है। आरोपी संदीप ठाकुर की सीडीआर से खुलासा हुआ है। काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत हुआ करती थी। पीड़ित के भाई के नाम पर नंबर रजिस्टर्ड है और 5 घंटे से ज्यादा दोनों के बीच बातचीत का रिकॉर्ड मौजूद है। यह खुलासा किया है न्यूज़ 18 ने। जो आरोपी है संदीप, क्या कभी उनसे आपकी बातचीत रही है? परिवार के लोगों से किसी से बातचीत रही है? जी नहीं, हमसे कोई बातचीत नहीं है उसकी। कभी कोई बातचीत नहीं? जी नहीं। आप इनकार कर रहे हैं साहब? जी। हालांकि कॉल डिटेल जो सामने आई पुलिस की ओर से उसमें ये दिखाया जा रहा है कि पूरे 1 साल तक 104 बार बातचीत हुई है, घंटों 104 हुई है तो गलत बात है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। 104 बार नहीं है, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। 104 बार नहीं हुई है? जी नहीं। कितनी बार हुई है फिर? हुई नहीं बात। पहली बात तो ये 104 बार तो बहुत बता रहे हैं, हुई नहीं है। एक बार भी नहीं हुई? जी नहीं। इनकार कर रहे हैं साहब? जी। कॉल डिटेल ये बता रही है कि बातचीत हुई है, लेकिन इनका ये कहना है कि इस बारे में इनकी कोई बातचीत नहीं हुई है। सबसे बड़ा आरोप है नार्को टेस्ट से क्यों बच रहे हैं आप? पहली बात तो मैम ये बताइए कि किसी पीड़ित परिवार का अगर हुआ हो पहले तो हम कराने के तैयार हैं, ठीक है। और हमें इसमें कोई दुर्वाय नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई गलत नहीं कह रहे हैं, ना कोई झूठ बोल रहे हैं। इस वजह से बोल रहे हैं कि जब अगर पीड़ित परिवार किसी का हुआ है तो हम कराने। जो आरोपी हैं उनको करवाइए पहले। नहीं, लेकिन अगर किया हो अभी तक करवाए हो तो हम करवाने के लिए राजी हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि आज तक नहीं हुआ इसलिए हमारा नहीं होना चाहिए? जी हाँ, जी हाँ। लेकिन बहुत लोगों को तो आप ही के गांव के लोग, बहुत सारे लोग हैं जो कुछ और कहानी भी बता रहे हैं, तो और उनका ये भी कहना है कि हमारा परिवार साथ में है, हम उनके साथ खड़े हैं, लेकिन परिवार को पीछे नहीं हटना चाहिए। नार्को टेस्ट से पीछे क्यों हट रही हैं आप? जो सबकी ना, अब बताओ, जो पीड़ित परिवार का कोई काऊ कोई ना भयो तो हम क्या करें? हम करवाएं इस चीज को? अरे वो अपराधी हैं, उनको करवाओ पहले, उनके परिवार का करवाओ। उनका तो हो रहा है, उनका हो रहा है, पुलिस वालों का भी हो रहा है। लग रहा था कि पुलिस झूठ बोल देगी, तो पुलिस का भी ऐलान कर दिया गया नार्को टेस्ट करने का, तो आपके पीछे हट रही हैं? अरे हम इस चीज़ों में नहीं जानते हैं और हमको इस चीज़ को कोई पता नहीं। हमें अपनी बेटी का इंसाफ चाहिए और न्याय चाहिए। हाँ। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे जो पंचायत कर रहे थे उन्होंने ये भी कहा है कि भाई आपका घर जो है वो एक आरोपी है उनके छत से मिलता भी है, तो कैसे कह रहे कि बातचीत नहीं होती थी पड़ोसी से? तो ये इस बात पे हम लोग कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जो वो जिसमें बहन ने बताया गया, जो बहन ने बताया गया उस हिसाब से हमने जो बताया गई उस हिसाब से हमारी कोई पुरानी दुश्मनी तो है नहीं उन लोगों से। जो बहन ने जो बताया है उस वजह से हमने जो FIR में लिखी है वो सही है। और छत से सभी के मिली हुई है पूरी। एक हमारी छत से कोई किसी छत पे जा सकते हो, छत से छत मिली हुई है, हम ये थोड़ी कि सबका नाम ले दें। जो बहन ने जो बताया था उस हिसाब से हम लोग करिए, हमें किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है। ठीक है, कि कुछ कह रहे थे भी? नहीं, यही कह रहे हैं कि क्या कहते हैं हमारी उनसे कोई क्या कहते वो ना आती और ना ही क्या कहते हमारी कोई बातचीत उन लोगों से करना। हमारे फोन से हमें क्या मतलब है उन लोगों से फोन से बात करने का? चाली ना उन लोगों से कोई मतलब ही नहीं है, हम किसी से मतलब। लेकिन कॉल डिटेल तो कुछ और कह रही है। कॉल डिटेल तो कह रही है कि मैं आपको नंबर भी दिखा सकती हूँ, मेरे पास वो नंबर भी मौजूद है, शायद आप उस नंबर को पहचान पाएं या पहचानने की कोशिश कर पाएं। ये देखिए, आपके पास है डिटेल? यस, मेरे पास वो नंबर भी है जो कॉल डिटेल सामने आई है।
हाँ बिल्कुल, नहीं भेज नहीं पाऊंगी लेकिन मैं दिखा ज़रूर दूंगी आपको। और मैं बिल्कुल दिखाऊंगी आपको। देखिए वो नंबर शायद आपके पास, अपन मोबाइल निकालिए अपना, मैं दिखाती हूँ आपको। उसमें ये कहा गया है कि आपकी और पीड़िता का के जो भाई हैं, यानी कि आप दोनों की बातचीत संदीप के साथ लगातार हुई है। ये देखिए, मेरे एक बार कॉल डिटेल निकाला, ये देखिए, ये नंबर क्या पहचानते हैं आप? नहीं, नंबर तो मेरे को कौन सा है? ये वाला नंबर है? हाँ। अच्छा, इस कॉल डिटेल है इसकी? नहीं कॉल डिटेल ये छोड़ दीजिए। किससे बात करी गई? हाँ, किससे बात करी गई ये पता है? नहीं किससे बात करी गई ये नहीं, लेकिन आप देखिए साफ ये दोनों नंबर पहचानने की कोशिश करिए आप। ये नंबर किसका है? 98 97 96 21, ये हमारा नंबर है। ये आपका नंबर है जी। आपने स्वीकार किया? दिखाइए। नहीं वो ठीक है, वो बस ये देखिए, क्या आपने स्वीकार किया? ये आपका नंबर है? नहीं, ये वाला ये नंबर तो आपका है ना? जी, ये तो अभी आपने कहा ये आपका नंबर है। हाँ, ये हमारा नंबर है। ये नंबर आरोपी संदीप का है। अच्छा, और इस पे आपकी जो कॉल डिटेल है वो सामने आई है, ये देखिए। हाँ, तो कितने घंटे बात हुई इस पे? घंटों बात हुई है और 104 बार बात हुई है। तो इसके मामले हम लोग जानकारी बिल्कुल भी नहीं है इस मामले में, क्योंकि ये फोन तो यहाँ पापा पे रहता है और घर में एक ही फोन है, एक ही फोन है घर में। तो वो जो फोन इस्तेमाल है एक ही, क्या उसमें ये सिम लगा है, ये नंबर लगा हुआ है? हाँ, ये फोन लगा हुआ है, ये नंबर लगा हुआ है जी। तो ये डिटेल जो है, ये नंबर आपका है, ये एक्सेप्ट किया आपने। ये तो इस पे बातचीत भी हुई है घंटों। ठीक है, हाँ जी भाभी कुछ कह रही हैं? कौन सा नंबर है? हाँ, ये नंबर देखिए, ये देखिए, ये नंबर तो आपके घर का है। मैं बताऊंगी और ये नंबर किसका नहीं, है? एक सेकंड में इस नंबर की कहानी बताऊंगी। हाँ। ये मेरा नंबर है। हाँ। गांव में हमारे पापा काम करते हैं। हाँ। सुनना, हाँ। वो नंबर पापा को उन लोगों से हर एक किसी को दे देते हैं, मगर ये नंबर घर में नहीं रहता है। ये खूब अच्छे से सुन लो आप। हाँ। और बार ये नंबर डिटेल्स निकाल रहे हो, ये नंबर है ना, तो हजारों फोन आते हैं। हाँ। हैं? किसको बोलोगे बात नहीं, करने हजारों के लिए? फोन आते, वो ठीक बात है, हजारों फोन, लाखों फोन भी आते लोगों के, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नंबर किसका है जिससे आपसे बात? नहीं, ये नंबर हमें नहीं मालूम किसका है, मगर 21 वाला नंबर है जो लास्ट में 21 है, वो मेरा नंबर है। आपका नंबर है, स्वीकार किया? ये वाला हमारा नंबर। हाँ, ये नंबर स्वीकार किया। हाँ ठीक है, तो मैं आप ही का नंबर तो बता रही हूँ, मैं अपना नंबर थोड़ी लेके आई हूँ। ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, हाँ बोलिए। फिर ये नंबर किसका है? हमें क्या मालूम? ये आपको नहीं मालूम? नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता, हमारे घर में एक ही नंबर रहता है। तो हम उनकी डिटेल्स हमारे पास थोड़ी नहीं है कि कौन किससे बात कर रहा है। हम किसी चलिए, आपको नहीं मालूम होगा, ये मुझे मालूम है। ये जो आरोपी संदीप है, उनका ये कहना है कि उनका ये नंबर है, ये मेरा कहना नहीं है, ये उनका कहना है कि ये मेरा नंबर नहीं है। हमारे घर में इस नंबर के अलावा कोई नंबर भी आपको मिल जाए तो जो चोर को सजा वो हमें, ठीक है? क्योंकि जो सिंपल फोन रखती हूँ मैं, ये घर में जो रहता है सिंपल फोन था, ठीक है? अभी जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो भैया का फोन इस्तेमाल कर रहे हैं ये, ठीक है? वो कोई हमारे पास में कोई फोन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये कहना है परिवार का कि ये इस नंबर को नहीं जानते हैं। हालांकि मैंने इनसे ये बात पूछी थी, वो कॉल डिटेल दिखा करके ये पूछा था। इनका ये तो कहना है कि ये जो एक नंबर है ये इनका तो है, लेकिन इस नंबर पे 104 बार बात क्यों हुई है ये इनको नहीं पता है। हालांकि आप अभी कुछ कंफ्यूज होते कि मुझे डिटेल मुझसे मांग रहे थे, मैं भेज भी दूंगी आपको। और अब बात करते एक और बड़ी खबर की। यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है, जिसके बाद राज्य सरकार और कर्मचारियों के बीच हड़ताल खत्म करने को लेकर सहमति बन गई और बिजली विभाग के कर्मचारियों के बीच सहमति बन गई है। इसके बाद बिजली विभाग के कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। दरअसल सरकार ने निजीकरण का फैसला फिलहाल 3 महीने के लिए टाल दिया है। सभी के साथ ये बात हुई कि भाई जो भी हमारा लक्ष्य है सुधार का, तो सब लोग मन वचन व कर्म से सुधार की तरफ लगेंगे और पूरी ताकत के साथ सुधार की प्रक्रिया को तेज करेंगे। और हमने ये भी कहा है कि जो अगर कहीं पर व्यवस्था डिरेल होती है तो मजबूरी में तमाम विकल्पों पर विचार किया जाता है। निजीकरण के विरोध में यूपी के कई शहरों में बिजली कर्मचारियों का आंदोलन कई दिनों से चल रहा था। इसके चलते कई शहरों में बत्ती भी गुल रही थी। सोनभद्र में अनपरा पावर प्लांट ठप होने से कई इलाकों में बिजली संकट गहरा गया था। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।